दोस्तों नमस्कार। ईडू विशारद पर आपका स्वागत है। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो वर्तनी है उसको आज हम पढ़ते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तनी से संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तनी संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को छांटिए। विभिन्न प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो ये वर्तनी पहले है क्या, इसको हम देखते हैं। तो वर्तनी शब्द में आए हुए अक्षर एवं अक्षरों की मात्रा को वर्तनी कहते हैं। देखिए, शब्द में आए हुए अक्षर, जो अक्षर हैं उनकी मात्रा एवं अक्षरों की जो मात्रा है, अक्षरों की मात्रा दोनों प्रकार से, अक्षर भी अशुद्ध हो सकते हैं और मात्रा भी अशुद्ध हो सकती है। इनको मात्रा को वर्तनी बोलिए, या इसको हम दूसरा शब्द है अक्षरी बोलिए, अथवा इसको हम कहते हैं हिज्जे, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्पेलिंग। जैसे इंग्लिश में कोई भी होता है ना वर्ड, तो उसकी स्पेलिंग सही है कि गलत है, कि स्पेलिंग है, हिज्जे हैं, अक्षरी है, वर्तनी है, इसको हम कहते हैं। ये तो हुआ कि वर्तनी किसे कहते हैं। अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई भी शब्द है तो उस शब्द के जो अक्षर हैं और अक्षर के साथ जो मात्रा लगी हुई है वह सही है कि नहीं सही है, इसको हम वर्तनी कहते हैं। अब देखिए, सबसे सरल मैं बता रहा हूँ, कोई भी शब्द है वह शब्द शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसको जानने के लिए हम उच्चारण से पकड़ते हैं। यदि हम किसी भी शब्द का उच्चारण सही करते हैं तो उस शब्द को सही लिखेंगे। यदि किसी भी शब्द का उच्चारण यदि हम गलत करते हैं तो उस शब्द को हम गलत लिखेंगे उच्चारण पर। जैसे कि एक शब्द है, आपको मैं बहुत सरल सा शब्द है, जैसे हम अक्सर लोग उच्चारण में बोलते हैं आशीर्वाद, इनको आशीर्वाद दे दीजिए, उनका आशीर्वाद मिला। अब आशीर्वाद बोलते हैं, अर्थात जो श है तो उस श में आशीर्वाद, छुट्टी की मात्रा उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए गलत लिखते हैं। जबकि उसका जो सही शब्द है वह है आशीर्वाद। आशीर्वाद मतलब श में बड़ी ई की मात्रा है। तो यदि भी किसी भी शब्द का यदि हम उच्चारण सही करते हैं तो वह शब्द हम सही लिखेंगे। तो आइए इसको हम आज बिल्कुल क्रम से पढ़ते हैं। क्रम से अर्थात पहले हम देखते हैं स्वर संबंधी अशुद्धियां और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे व्याकरण संबंधी अशुद्धियां। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्वर संबंधी अशुद्धियां। स्वर संबंधी अशुद्धियां, आप स्वर जानते हैं किसे कहते हैं। स्वर अर्थात अ, आ, ई, उ, री, ए, आय, ओ, आओ, ये स्वर कहे जाते हैं। तो इसको भी हम क्रम से देखते हैं। पहले नंबर 1 पर हम देखते हैं अ और बड़ा आ संबंधी जो अशुद्धियां हैं, आ संबंधी अशुद्धियां। यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिए तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी प्रश्न जो आएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में तो आपसे गलत नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही लिखेंगे। अब एक शब्द हम देखते हैं आ से संबंधित, अंताक्षरी। आप जब प्राथमिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में पढ़े होंगे तो स्कूल में अंताक्षरी होती थी। अब अंताक्षरी, उसका उच्चारण कैसे बोलते हैं, अंताक्षरी सामान्य रूप से, इसलिए इसको गलत लिखते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है जो मैं अभी उच्चारण कर रहा हूं तो उसको आप लिखिए अपनी कॉपी में, फिर अभी मैं शुद्ध लिखूंगा तो फिर आप देखिए मिलाइए कि सही है कि नहीं सही है। अंत्याक्षरी उसका है शुद्ध, ये लिखा जाता है ऐसे, अंत्याक्षरी। यहां पर ध्यान दीजिए, आधा न और आधा त यह में जुड़ा हुआ है। दूसरा शब्द है, अक्सर हम बोलते हैं आलपिन। आलपिन, आलपिन दीजिए, ये आलपिन है। अब देखिए उच्चारण में कितनी गलती कर रहे हैं, आलपिन, जबकि वो आलपीन है। आलपीन
पीन, ये सही शब्द है। अगला शब्द हम देखते हैं होता है आविष्कार। इसके आविष्कार, इस वस्तु का आविष्कार किसने किया? जो आविष्कार बोलते हैं इसलिए गलत लिखते हैं, वो शुद्ध होता है आविष्कार। आविष्कार बड़ा आ होता है, बड़ा आ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला शब्द हम एक यहाँ पर देखते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण, अच्छा जो ब्राह्मण है इसमें बताइए कि आधा ह है कि आधा म है? अब देखने में देखिए यहाँ पर दिखाई तो पूरा ह देता है, लेकिन इसमें आधा ह होता है। इसको इस तरह से भी हम लिखते हैं ब्राह्मण। ह के नीचे इस तरह से हलंत लगाते हैं, अर्थात ये ह आधा है। और ये जो ब्राह्मण है ऐसे इसको इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर यह अर्थ हुआ कि म पूरा है और ह आधा है। अगले शब्द हम चलते हैं। अगला शब्द देखते हैं, वह शब्द है अनधिकार। इसमें आपका अधिकार नहीं है, अनधिकार, ये लिखा जाता है अनधिकार। लोग इसमें गलती क्या करते हैं? अनाधिकार। वो सोचते हैं अन धन अधिकार मिलकर के बना हुआ है इसलिए अनाधिकार होगा, जबकि शुद्ध है अनधिकार। एक शब्द है बारात। इसको अशुद्ध बोलते हैं बारात। आप किसकी बारात में गए थे? जबकि शुद्ध बारात, ब में अ छोटा अ होता है। दूसरा शब्द एक है दुर्वस्था। दुर्वस्था, दुरावस्था इसको बोल देते हैं, दुर्वस्था होता है। आजमाइश, ध्यान दीजिए जब हम आजमाइश लिखते हैं ज के नीचे यहाँ पर नुक्ता होगा, इसको अजमाइश बोलते हैं, छोटा अ बोल देते हैं। तो आजमाइश ही शुद्ध है। ध्यान दीजिए जितने भी शब्द मैं लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं शब्द, ये शुद्ध हैं। इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए आप। अगला शब्द हम देखते हैं निरन्न। निरन्न इस तरह शुद्ध होगा। अब आप लिख करके देखिए, बादाम कैसे लिखेंगे? बादाम, बादाम शुद्ध होता है। कहते हैं बादाम, मैं रोज बादाम खाता हूँ। बादाम बोलते हैं इसलिए अशुद्ध लिखते हैं। बादाम, बादाम, मैं प्रतिदिन बादाम खाता हूँ, ये बड़ा बा। इसी तरह से अब आगे हम चल करके देखते हैं। ये तो हुआ अ और आ संबंधी शुद्धियाँ। दूसरा नेक्स्ट हम देखते हैं ई और बड़ी ई संबंधी अशुद्धियाँ कैसे होती हैं शब्दों में। संबंधी अशुद्धियाँ, यहाँ भी ध्यान दीजिए, जो जैसे अशुद्धियाँ लिखते हैं, शुद्ध लिखते हैं, ये इस तरह से लिखा जाता है शु द, और ये। अब यहाँ पर देखिए बहुत मज़ेदार बात है, ये जो शुद्ध लिखा हुआ है, किसी से भी पूछिए, किसी में द आधा है कि ध आधा है, तो लोग बोल देंगे आधा ध मिला है द में, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें आधा द है। ये हिंदी की विशेषता है कि इस तरह से लिखा जाता है। ये आधा द और ध, ये इस तरह से बना है। ये देखने में जरूर लगता है कि आधा ध है, लेकिन आधा ध नहीं है, ध इसमें पूरा है और द आधा है, शुद्ध। ये तो बात हुई ये जो अशुद्धियाँ बार बार मैं लिख रहा हूँ इससे संबंधित। अब देखते हैं ई और बड़ी ई संबंधी जो शब्द हैं। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं, वह शब्द है ईसाई। आप लोग लिखिए, पहले लिख करके देख लीजिए अपनी कॉपी में। ईसाई कैसे लिखेंगे? अब आपको ये सही दिख रहा होगा, जबकि ये गलत है। ईसाई में बड़ी ई होता है, ईसाई, जबकि जैसा मैं पहले लिखा था वैसे लिखते हैं लोग, ईसाई। फिर एक शब्द है निरीक्षण। निरीक्षण, वो हमारे विद्यालय में आज CSE साहब निरीक्षण करने आए थे। लोग निरीक्षण बोलते हैं लेकिन गलत लिखते भी हैं। अब निरीक्षण कैसे लिखा जाता है? निरीक्षण, र में बड़ी ई की मात्रा और न में छोटी की मात्रा, निरीक्षण। अगला शब्द हम लेते हैं, वह है
कालिदास, कालिदास बोलते हैं, जबकि लिखा ऐसे जाता है कालिदास। ये ऐसे शब्द हैं कि जो अक्सर यही शब्द, इन्हीं शब्दों की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। ये शब्द अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, और इनकी प्रैक्टिस यदि आप अच्छे से कर लिए, कैसे शुद्ध लिखे जाते हैं, तो आपसे गलती नहीं हो सकती। जैसे कालिदास, अक्सर कालिदास ल में बड़ी की मात्रा बोलते हैं, लेकिन वो अशुद्ध है, शुद्ध होता है ल में छोटी की मात्रा, कालिदास। एक शब्द है बहुब्रीहि, आप लोग पढ़े होंगे समास में, बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में ब होता है ह, ध्यान दीजिए यहाँ पर बहुब्रीहि जब लिखेंगे तो व्रीहि रहता है, यहाँ पर ब होता है लेकिन यहाँ पर व होता है। गलती क्या करते हैं लोग, इसको भी व बुला देते हैं, बहुब्रीहि, बहुव्रीहि, व्रीहि, व बोलिए, ब नहीं, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि ऐसे शुद्ध होगा। एक शब्द है वाल्मीकि। अब वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है, वाल्मीकि, क में छोटी की मात्रा। तो ये शब्द कुछ थे ई और ई संबंधी शुद्धियों को लेकर के। आगे हम इसी तरह से देखते हैं ऊ संबंधी शुद्धियां। देखिए क्रम से देख रहे हैं, इसके पहले आ देखे, ई, अब ऊ और ऊ तीसरे नंबर में, ऊ संबंधी अशुद्धियां कैसे हो जाती हैं किसी भी शब्द को लिखने में, अशुद्धियां। ठीक, एक शब्द मैं बोलता हूं, आप लोग उसको लिख करके देखिए। लोग उच्चारण में बोलते हैं कि ये मेरे गुरुजी हैं। अब गुरुजी, गुरु बोलते हैं, अब गुरु बोलते हैं तरह में बड़ा की मात्रा उच्चारण में आ रहा है, जबकि वो गलत है। गुरु होता है, उसका शुद्ध रूप होता है गुरु, ये है, न कि गुरु, गुरु। अब ये जो र है, र में छोटा की मात्रा बड़ा की मात्रा लगाने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि हम लिखते हैं, आपको बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूं, यहां पर आप देख लीजिए। क है, क में छोटा ऊ लगाएंगे तो कु, और बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कु। अंतर देखिए, इसको ऐसे मोड़ते हैं, ये ऐसे होता है। उसी तरह से र में जब छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये ऐसे मुड़ा होता है, और बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे जाके, ये ध्यान दीजिए, ऐसे सीधे आता है बड़ा रू। बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, अक्सर गलती करते हैं। जब छोटा ऊ की मात्रा ऊ ऐसे, बड़ा ऊ जब लगाते हैं तो ऐसे करके आप इसको सीधे ला दीजिए, तो गुर यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगेगी र में। अब अगला शब्द है नेहरू। नेहरू अर्थात र में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो नेहरू ऐसे लिखा जाएगा। रुई, रुई बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है र में छोटा ऊ लगेगा, लेकिन गलत है, वो रुई होता है, र रुई, मतलब ये बड़ा ऊ की मात्रा र में लगेगी, रुई। एक शब्द हम देखते हैं सुई, सुई होता है, न कि छोटा ऊ की मात्रा होती है। तो ये जो शब्द हैं, एक बहुत अच्छा शब्द आता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वह है अनुदित करके, अनुदित होता है शुद्ध रूप उसका। न में ध्यान दीजिए कि हमेशा बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, अनुदित, न कि अनुदित होता है। न में छोटा ऊ की नहीं लगेगी, न में बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, अनुदित। अब इसी तरह से आप ये समझ गए होंगे कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ संबंधी अशुद्धियाँ कैसे कैसे होती हैं। आइए फिर हम आगे देखते हैं री संबंधी अशुद्धियाँ कैसे होंगी, कौन कौन सी होती हैं। री संबंधी अशुद्धियाँ नंबर 4, री संबंधी अशुद्धियाँ। यह री भी एक स्वर है हिंदी में। अशुद्धियाँ, बहुत आनंद आएगा आपको। एक शब्द होता है संग्रहित। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ संग्रहित। ये शब्द भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब ये बताइए कि सही है कि गलत है। अक्सर देखने में अभी आप बोल देंगे कि सही लिखा हुआ है,
जबकि ये पूरी तरह से गलत है। इसका शुद्ध रूप जो होगा वह ये है, इस तरह से लिखा जाता है। इसको हम मिटा देते हैं, अब इसको हम सही लिखते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं, संग्रहित। अब ये जो संग्रहित शब्द लिखा हुआ है ये सही है, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। अब ये शब्द बना कैसे? संग्रह से। संग्रह ऐसे ही लिखा जाता है, संग्रह। लेकिन जब हम संग्रहित करते हैं तो री की मात्रा आती है। ध्यान देने की बात यह है। एक और शब्द हम लिखते हैं अनुग्रहित, तो लोग ऐसे लिख देते हैं अनुग्रहित, जबकि ये शब्द गलत है। इसका सही कैसे होगा? वही री की मात्रा लगेगी, अनुगृहीत, री की मात्रा लगेगी, ये सही है। ये भी शब्द किससे बना हुआ है? अनुग्रह से बना हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि री संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं, तो संग्रह, संग्रहित और अनुग्रहित ऐसे जो शब्द होते हैं तो लोग उसमें बहुत गलती करते हैं। एक और शब्द है, देख लेते हैं, पैतृक कैसे लिखते हैं। तो पैतृक में भी री आएगा। शब्द तो बहुत हैं, लेकिन केवल मैं उन्हीं शब्दों की चर्चा कर रहा हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वास्तव में क्लिष्ट हैं, कठिन हैं। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इनकी लिख करके देखिए कि सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। इसका एक तरीका है, वर्तनी पढ़ने में अक्सर समस्या होती है कि उन शब्दों को हम कैसे पढ़ें कि सही है गलत है। तो आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले मोबाइल सामने रखिए और शब्दों का उच्चारण करके रिकॉर्ड कर लीजिए और उसी क्रम से आप फिर लिखिए और फिर मिलाइए, देखिए कि मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। तो बार बार इसीलिए मैं भी आज जो पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सही लिख करके बता रहा हूँ कैसे सही लिखा है। जैसे पैतृक है, गलती इसमें क्या करते हैं, त में तरह करके और छोटी की मात्रा चढ़ा देते हैं और बोलते हैं परीक्षाओं में कि सही है कि गलत है। तो पैतृक कैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ। अच्छा हाँ, एक बात और है, यदि मान लीजिए कि जो आज शब्द मैं पढ़ा रहा हूँ इन शब्दों में से आपको और कुछ पूछना है कि यह शुद्ध शब्द कैसे होगा, क्यों होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैनल में मैं अभी हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा ये, और बेल आइकन में जा करके आप इसे प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में करके। तो जब कभी भी ये मैं हिंदी व्याकरण का पूरा कोर्स आपको दे रहा हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। अभी आपको बहुत पैसा इसमें लगेगा कहीं आप पढ़ने जाएंगे तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं क्रमबद्ध पढ़ाऊँगा पूरा व्याकरण हिंदी का, और फ्री में पढ़ा रहा हूँ। जो भी आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, किस टॉपिक को पढ़ना है वो भी आप बताइए, किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा समस्या होती है उसे आप बताइए। तो ये तो कुछ बातें थी, आइए फिर हम आगे देखते हैं ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ। इसके पहले हमने अ, आ, ई, उ री संबंधी पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं। संबंधी अशुद्धियाँ, ये दोस्तों ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है तो कहीं कोचिंग में भी हम नहीं जा सकते हैं पढ़ने, तो हम ऑनलाइन ही इसकी कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने कोर्स को तैयार कर लें। और मुझसे जितना हो सकेगा मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप पूछिए ज़रूर, निसंकोच पूछिए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, ये चीज़ आप कुछ मुझे प्रोत्साहित भी कीजिए तो अच्छा लगेगा कि सबसे अच्छा आप बताए हैं, अच्छे से समझ में आ गया है। तो यदि आपको लगता है कि इस टॉपिक को पढ़ना सबसे ज़रूरी तो उस टॉपिक को लेकर के बताइए। जो कुछ भी अपनी बातें हैं शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल निसंकोच। और आप जैसा कहेंगे उस तरह से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरा प्रयास ये रहेगा किसी भी टॉपिक को कैसे आपको समझा दें जहां पर समस्या आ रही है, बिल्कुल सरलतम ढंग से। और कुछ ट्रिक भी रहेंगी, जैसे मान लीजिए कि अभी जब मैं रस की बात करूंगा, छंद की बात करूंगा, तो ट्रिक के माध्यम से कैसे हम याद कर सकते हैं उसकी भी चर्चा करूंगा।
तो आइए आज तो इसको पहले हम पूरा कर लें, और आज केवल मैं स्वर पर चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसको मैं लेकर के आऊँगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। एक शब्द है एक्ट, कैसे लिखेंगे उसको? ऐसा नहीं, गलत है, ऐ लगता है, एक्ट। लोग बोलते हैं मैं फैल हो गया हूँ, फैल बोलते हैं, जबकि गलत है। उच्चारण ही गलत करते हैं तो लिखते भी गलत हैं, वो होता है फेल। हिंदी में फेल बोलते हैं। एक शब्द है वेश्या, वैश्या नहीं, वे, एक ही मात्रा लगेगी, वेश्या। इसी तरह से कैंटीन होता है, कैंटीन नहीं, है ना। देखिए मैं भी लिख दूंगा तो आपको लगेगा सही है। ये सही है? नहीं, सही नहीं है, इसमें ए की मात्रा होती है, कैंटीन। सनई है, सनई ऐसे लिखा जाता है, सनई, सनई, जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है ओ और औ संबंधी अशुद्धियाँ। अच्छा, एक बात और है दोस्तों कि आपको यदि लगता है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि धीरे पढ़ाइए। यदि आपको लगता है कि धीरे पढ़ा रहा हूँ तो फास्ट लिखिए कि फास्ट पढ़ाइए। आपको जैसा समझ में आएगा, क्योंकि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपके लिए कर रहा हूँ। टारगेट आप हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं होंगे, अर्थात यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरी मेहनत व्यर्थ है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो मेरी मेहनत सार्थक है। तो मेरी खुशी ये होगी कि आपको समझ में आ गया और आप सफलता प्राप्त कर लिए। आप जब सेलेक्ट होंगे और आप बताएंगे, इसके पहले मैं अभी मध्य प्रदेश में व्यापम परीक्षा के माध्यम से वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ जो शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो भर्ती हुई है, तो उसमें भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया था। मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, तो निःशुल्क कोचिंग थी, ऐसा नहीं पैसा लेकर के। तो बहुत से हमारे विद्यार्थी उसमें सेलेक्ट हुए और उच्च माध्यमिक शिक्षक बन गए हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मिलते हैं और कहते हैं कि सर आपने पढ़ाया, आपके कारण मैं इस पद पर पहुंचा हूं। तो मेरी खुशी केवल इसी में ही, आपकी सफलता मेरी खुशी है। तो आप जरूर बताइए। ओ और औ संबंधी अशुद्धियां देखिए, एक शब्द है न्योछावर बोलते हैं। देखिए ये जैसे न्योछावर, उच्चारण के आधार पर ये सही है कि गलत है? ये गलत है। इसका सही जो होगा ओ की मात्रा होती है, न्योछावर। औ नहीं होता है, ओ होता है। एक शब्द है, ये सही है, ओ की मात्रा, औद्योगिक, औद्योगिक बोलते हैं। इसमें यहां पर औद्योगिक गलत होगा, औद्योगिक। फिर एक शब्द है जियोनार, बहुत ही प्यारा शब्द है। देखिए सही है कि गलत है? त्योहार। उसे प्रचलन में तो अक्सर दोनों शब्द आते हैं, लेकिन जहां शुद्धता की बात है, शुद्ध शब्द कौन सा होगा, इसको नहीं स्वीकार किया जाता है। इसका शुद्ध रूप है त्योहार। केवल ओ की मात्रा लगाई, औ की नहीं, त्योहार, ये सही है, ये शब्द सही है। औद्योगिक सही है, जीवनार सही है। शब्द अगला है पारलौकिक, पारलौकिक, पारलौकिक बोल देते हैं, औ की मात्रा लगी पारलौकिक में। अछौहिणी होता है, अछौहिणी नहीं, अछौहिणी, अछौहिणी। यहाँ पर हाकिम आएगा, ये देखिए, अछौहिणी, अछौहिणी। कृष्ण की अछौहिणी सेना थी ना, जो कौरवों की तरफ थी, बोले थे कौरव पांडव जब युद्ध हो रहा था, तो अछौहिणी इस तरह से लिखते हैं। तो ये कुछ चर्चा थी ओ और औ के बारे में। नेक्स्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं अनुस्वार और चंद्रबिंदु संबंधी कौन सी समस्याएं होती हैं। ये 7वां नंबर था, अनुस्वार। अनुस्वार, अनुनासिक में अंतर इत्यादि के बारे में आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे अच्छे से।
तो अभी तो आप समझिए कि अनुस्वारी जो ऊपर बिंदी लगती है ना उसको बोलते हैं। और जो अनुनासिक होता है तो अनुनासिक चंद्रबिंदु को बोलते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक लिख ही देते हैं, अनुनासिक। इसको सरलतम तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। अभी तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं केवल तो अशुद्धियों के बारे में, उस पर ध्यान देंगे। अनुस्वार और अनुनासिक में, अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु में, इससे संबंधित क्या अशुद्धियां होती है उसको हम देखते हैं। शब्द है सांझ सकारे, सांझ गाना है ना, सांझ सकारे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सकारे, ये गलत है बेटा, यहाँ पर ऐसे होगा, ये चंद्रबिंदु सांझ होता है। दिनांक लिखते हैं, अक्सर लोग चंद्रबिंदु लगा देते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर केवल बिंदी आएगी, दिन का अंक। तो यहाँ पर देखिए, ये सांझ में अनुनासिक लगेगा, चंद्रबिंदु लगेगा, यहाँ पर अनुस्वार है। एक शब्द हम और देखते हैं, होता है वो भौंकना होता है, सकरा होता है, सकरा देख लेते हैं, सकरा। कुंजन होता है, यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं लगे, केवल यहाँ पर अनुस्वार होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विसर्ग संबंधी अशुद्धियां। मेरा मानना है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट आते हैं 8वां नंबर, बिल्कुल क्रम से हम पढ़ा रहे हैं। अ आ ई उ री ए आए ओ आओ, और फिर अनुस्वार आ गया अंक, और फिर यहाँ पर ये है मेरे दोस्तों विसर्ग अह, जिसका चिन्ह ये होता है। इससे संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं? संबंधी अशुद्धियां देखिए, ये शब्द आ गया, अभी सही है कि गलत है? बताइए, लिख करके देखिए, मैं बताता हूँ ये गलत है। अब जब गलत है, सही कैसे लिखा जाएगा? इसमें यहाँ पर विसर्ग लगता है, ये है दुख, विसर्ग लगाइए, विसर्ग, ध्यान देना है। प्रातः काल, प्रातः काल, यहाँ पर विसर्ग रहेगा। मनः स्थित होता है, मनः स्थित, यहाँ पर बिंदी है, ये बिंदी और ये बिंदी, मनः स्थिति। निस्वार्थ होता है, न कि निस्वार्थ, है ना, जैसे बोलते हैं ना निस्वार्थ। अब आपको ये लगेगा बिल्कुल सही है, जबकि ये गलत है, गलत है। सही क्या होता है? निस्वार्थ, निस्वार्थ, ये रेफ है, ये सही है। तो ये शब्द थे विसर्ग संबंधी। बहुत ऐसे शब्द थे कि जिनमें अक्सर समस्याएं होती हैं कि सही है कि गलत है, तो ये सब सही हैं। तो दोस्तों, आज ये बात मैं कर रहा था विसर्ग के अंतर्गत स्वर संबंधी स्थितियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपको मिलते हैं हम व्यंजन संबंधी शुद्धियों को लेकर के। और पुनः मैं कह रहा हूँ आपसे, अनुरोध मानिए या आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ तो आप मार्गदर्शन कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ही मैं बता दिया हूँ कि समझ में आपको नहीं आ रहा है तो मेरी मेहनत बेकार है। यदि आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर मुझे प्रोत्साहित कीजिए और बताइए कि सर ये अच्छा लगा है, और मैं और धीरे पढ़ाऊँ कि और फास्ट पढ़ाऊँ, इसके बारे में भी आप बताइए। और जो हिंदी व्याकरण की पूरी सीरीज मैं लेकर के आया हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों नमस्ते, ईडू विशारद यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ वर्तनी के अंतर्गत। इसके पहले वर्तनी के अंतर्गत आपको इसके पहले वाले एपिसोड में हमने
स्वर संबंधी अशुद्धियों के बारे में चर्चा किया। आज है व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। तो दो व्यंजन ऐसे हैं कि बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनमें से ये देखिए, फर्स्ट है, एक होता है जो तालव्य छ होता है, और एक होता है जो संयुक्त व्यंजन का ये छ होता है, जो क और मूर्धन्य स से बना होता है। इसको लेकर के बहुत अशुद्धियां होती हैं वर्तनी में। आज उन अशुद्धियों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। अशुद्धियां अक्सर इसमें गलती करते हैं लोग कि कौन सा इसमें छ लगेगा। इसको व्यवहारिक रूप से छाता वाला छ बोलते हैं और छतरी वाला छ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका यदि हम उच्चारण देखें तो इस शब्द का जो उच्चारण है तो तालु से होता है। ये तालव्य है, तालव्य वर्गीय है, च छ ज झ इय। तो जब हमारी जिह्वा तालु से स्पर्श करती है तो इसका उच्चारण होता है, और जब हमारी जिह्वा मूर्धा से स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण होता है। अब एक हम छ देखते हैं, इसके शब्द देखते हैं। जैसे क्षमा है, क्षमा, तो आप में से बहुत से लोग गलती करते हैं, ऐसे लिखते हैं, जो ये गलत है। सही इसका होगा यहाँ पर ये क्षमा। दूसरा शब्द हम देखते हैं, प्रक्षेपास्त्र कैसे लिखा जाता है। तो प्रक्षेपास्त्र में इस छ का यूज होता है, पास्त्र, प्रक्षेपास्त्र। एक शब्द और देखते हैं, बहुत कंफ्यूज जाते हैं संक्षेप लिखने में। तो संक्षेप में भी इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर गलती ये होती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अथवा निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है अथवा शुद्ध है। इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में, जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो हिंदी के पोर्शन में एक दो प्रश्न वर्तनी संबंधित जरूर होते हैं। अतः इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिए। एक और गलती करते हैं लोग, जैसे मान लीजिए कि कभी उनको लिखना हुआ आकांक्षा, तो आकांक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है आकांक्षा। प्रैक्टिस से भी आता है, शब्दों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपसे बनता रहेगा, इसको बार बार देख करके। शब्द तो बहुत हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों की मैं चर्चा कर रहा हूं जो परीक्षाओं में आते हैं, अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी और चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए लोगों को, जिससे कि अधिक से अधिक हमारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें क्लास में जाकर के हमारे विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो यही सबसे अच्छा साधन है कि ऑनलाइन के माध्यम से विषयों का अध्ययन करें। परीक्षा की तैयारी तो करना है, भविष्य संवारना है, नौकरी करने के लिए नौकरी पाने के लिए परीक्षा देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना परीक्षा दिए नौकरी मिल जाएगी। तो मेरा अनुरोध है, मेरा सुझाव है, मेरा निवेदन है कि आप इसे शेयर कीजिए, विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें सभी विद्यार्थी। सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल में आप क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि जितने वीडियो अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस चैनल में ये जो सीरीज है, तो हिंदी ग्रामर के जितने टॉपिक हैं सबकी संपूर्ण सीरीज रहेगी, और लगभग 1 महीने में
पूरी ग्रामर, पूरा हिंदी व्याकरण के सभी पोर्शन, सभी पार्ट्स, सभी टॉपिक्स पर बहुत विस्तृत चर्चा करते हुए हर टॉपिक को प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से फोकस करते हुए 1 महीने में ये लगभग पूरा हो जाएगा। यदि आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी पोर्शन, पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं पुनः उस टॉपिक को लेकर के और अच्छे से बृहद वीडियो बनाऊंगा। तो ये सुझाव आपका रहेगा कि किस तरह से किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, पुनः हम देख रहे थे व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। इसके अंतर्गत ये हमारे 2 यहाँ पर व्यंजन थे, एक तालव्य छ और एक संयुक्त व्यंजन का मूर्धन्य छ जो था, छतरी संबंधी अशुद्धियों को लेकर के। तो ये कुछ शब्दों की चर्चा थी। नेक्स्ट में आते हैं जो हमारा वर्ण रहेगा ज और य संबंधी। ज दूसरा यहाँ पर डाल लीजिए आप, ज य संबंधी अशुद्धियां। अभी जब आप पढ़ रहे हैं वीडियो को देखते हुए, तो मैं शब्दों का उच्चारण पहले करूंगा, तो आप लिखिए सुन करके, और लिखने के बाद जैसे ही मैं उसका शुद्ध रूप लिखूंगा, स्क्रीन से आप मिलाइए कि आपका शब्द सही है कि गलत है। और अभी हमारे साथ में नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहिए। डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स, ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसका पूरा नोट्स डिस्क्रिप्शन में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी अभ्यास करिए और आनंद लीजिए आप उसके साथ। जैसा कि हमारे अधिकांश विद्यार्थी गांवों में भी रहते हैं और गांव के लोग अशुद्ध उच्चारण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिए कि अयोध्या, अब जैसा सुनते हैं उसी तरह से कोई कोई विद्यार्थी लिखते हैं, जबकि उसका शुद्ध रूप होगा यहाँ पर अयोध्या। उसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? अयोध्या। अयोध्या। अगला शब्द है जमुना। जमुना का शुद्ध रूप होता है यमुना। नेक्स्ट है, एक गलत उच्चारण करते हैं स्वर को लेकर के, उसके साथ जो लगा होता है युवा। युवा नहीं होता है, युवा। अब युवा जब बोलेंगे युवा, तो युवा में की बड़ी मात्रा लग रही है उच्चारण के आधार पर, जबकि यहाँ पर युवा, युवा, युवती, युवती नहीं, युवती। तो बहुत सामान्य इसमें गलतियां होती हैं और इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। अगला हम लेते हैं जो वर्ण है ट और ठ संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत। नेक्स्ट में ट ठ। ट अथवा ठ, बस इतना करने से आप समझ जाएंगे ट ठ संबंधी अशुद्धियों की चर्चा हो रही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द रहेंगे। इन शब्दों को आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें रहेंगे। इसको जरूर आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सी गलती होती है। पहला ही ले लेते हैं। पहला शब्द है वो शब्द है घनिष्ठ। अब घनिष्ठ कुछ लोग उच्चारण बोलते हैं, जबकि वह है घनिष्ठ। लिखिए पहले, घनिष्ठ। ये सही है कि गलत है?
ये गलत है। इसका शुद्ध होगा घनिष्ठ। घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता है। अंत्येष्ट नहीं होता है। अंत्येष्ट लिख करके देखिए कैसे आप लिखेंगे। अंत्येष्टि, ऐसे सही लिखा जाता है। एक शब्द है कनिष्ठ, पहले लिख लीजिए आप, फिर मिलाइए। कनिष्ठ, कनिष्ठ। गरिष्ठ, गरिष्ठ होता है। इसी तरह से गोष्ठी होता है, घनिष्ठ होता है ना। और एक शब्द होता है मिष्ठान्न। अब मिष्ठान्न में बहुत गलतियां होती हैं, बोर्ड में लिखा रहता है मिष्ठान्न भरनार, अक्सर मिष्ठान्न लोग ऐसा लिखते हैं, जबकि ये सही है कि गलत है। ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। अब लोग इसलिए इसको सही मानते हैं कि मीठा से बना हुआ है, तो मीठा तो सही है, लेकिन फिर भी ये गलत है। इसका जो शुद्ध रूप होगा मिष्टान्न होता है। मिष्ठान्न, ये सही हुआ। तो यहां पर इस तरह से बहुत गलतियां करते हैं। मिष्ठान्न सही नहीं है, मिष्टान्न, मिष्टान्न, मिष्टान्न बोलिए, ये सही है। हाँ, षष्ठी नहीं होता है, षष्ठी होता है। षष्ठी होता है, षष्ठी नहीं होता। और एक शब्द है प्रतिष्ठ। प्रतिष्ठ नहीं होता है, प्रतिष्ठ होता है। प्रति नहीं, प्रविष्ट, प्रविष्ट है ना, वो तो प्रतिष्ठा होता है, प्रविष्ट होता है। तो ये थी चर्चा इन शब्दों को लेकर के ट और ठ के संबंध में। अगला टॉपिक हम देखते हैं जिसमें ड, अड़, ढ, अढ़ संबंधी शुद्धियां जिसमें अक्सर लोग करते हैं। नेक्स्ट, ये 4 नंबर था। यहाँ पर इसमें एक ड को लेकर के, फिर अड़ को लेकर के, ये ढ को लेकर के और अढ़ को लेकर के, इसके संबंध में कैसी शुद्धियां करते हैं उसको ध्यान से देखिए। शब्द है क्रीड़ा। क्रीड़ा कैसे लिखा जाएगा, पहले लिखिए आप, फिर मिलाइए। ये है क्रीड़ा। नेक्स्ट शब्द है बूढ़ा। बूढ़ा, ये शुद्ध है। अगला शब्द है मेढक। मेढक, ये सही है। कुछ लोग इसको अक्सर मेढक लिखा रहता है, तो वर्तनी की दृष्टि से भी हम देखेंगे तो ये गलत है। ये मेढक इस तरह से सही लिखा जाता है। तो ये सामान्य कुछ शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है न? इसी को लेकर के और एक शब्द आता है
पढ़ता करके आता है, पढ़ता। पढ़ता सामान्य सा शब्द है, आप जानते हैं, ये अढ़ा में पढ़ता। पढ़ता और पढ़ता दो। मैं किताब पढ़ता हूँ, यह पुस्तक जमीन पर पड़ी है। तो पड़ी है जब ये हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इस अड़ का प्रयोग करेंगे पड़ी में। अगला हम व्यंजन लेते हैं अड़ और न संबंधी अशुद्धियों को लेकर के। अड़ और न संबंधी अशुद्धियों को लेकर 5 नंबर में। कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए शब्द है मरण। मरण, मरण शुद्ध शब्द नहीं है, उसका शुद्ध होगा मरण, न नहीं आएगा, अड़ा आएगा। रमन नहीं होता है, रमण होता है, रमण। रामायण नहीं होता है, रामायण होता है। एक शब्द है वीणा। वीणा, ये सामान्य सी इसमें गलतियां होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन उच्चारण क्षेत्रीय ढंग से लोग अलग अलग करते हैं। तो जैसा उच्चारण करते हैं उसी को सरल मान लेते हैं, सोचते हैं कि यही शुद्ध है, जबकि वो ऐसा नहीं है ना। जैसे कि एक शब्द अक्सर बोलते हैं इस तरह से, रसायन। रसायन नहीं होता है, रसायन होता है, रसायन। राम रसायन तुम्हारे पाशा, रसायन। नेक्स्ट हम लेते हैं अब अगला जो शब्द है, व्यंजन में से अगला अक्षर है ब और व संबंधी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब और व संबंधी अशुद्धियां होती हैं बहुत से शब्दों में। अब जैसे मालिक होता है, बड़े नवाब साहब बने हुए हैं, नवाब कैसे लिखा जाएगा? तो नवाब में हमेशा ध्यान दीजिए कि न वा ब होता है, यहाँ पर एक में व होता है, एक में ब होता है, नवाब। ठीक। व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था नहीं, व्यवस्था है ना। उच्चारण में तो व्यवस्था बोल देते हैं, व्यवस्था में गलती कर देते हैं लोग, ये होता है व्यवस्था। व्यवस्था, व्यवस्था ऐसे लिखा जाता है। अगला एक शब्द है बीवी। तो बीवी कैसे लिखा जाता है? बीवी, एक में ब होता है, एक में व होता है। वीरेंद्र नहीं होता है, वीरेंद्र होता है। वीरेंद्र, उच्चारण में तो वीरेंद्र भी बोल देते हैं, लेकिन ब नहीं होता है, व होता है। वैदेही नहीं होता है, वैदेही होता है। वैदेही, वैदेही, यहाँ पर ब नहीं होता है, व होता है, वैदेही। ये कुछ शब्द थे जिसमें अक्सर गलत करते हैं। जैसे व्रत, व्रत नहीं होता है, व्रत होता है। तो कहाँ ब चाहिए, कहाँ व चाहिए, इसको देखने के लिए इन शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला हम चलते हैं जो वर्ण है पंचमाक्षर को लेकर के।
पंचमाक्षर की जब बात आती है, आप समझ गए होंगे पंचमाक्षर क्या होता है। बताइए बताइए क्या होता है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर बोलते हैं अंग अण नम को लेकर के, ये पंचमाक्षर हैं। मतलब जो पंचम अक्षर आते हैं वर्गीय में, इंग इय अण न म। पंचमाक्षर जो टॉपिक है, इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत आनंद आएगा आपको कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि किसका प्रयोग वहां पर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। तो एक अलग से वीडियो रहेगा पंचमाक्षर पर, पूरा आधे घंटे का लगभग। तो उसमें बृहद रूप से मैं चर्चा करूंगा। आज तो अभी केवल शब्दों को देखते हैं पंचमाक्षर के अंतर्गत किसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और क्यों वहां होता है। जैसे लिखा जाता है कंठ, कंठ, तो कंठ ऐसे होता है। थोड़ा सा चलिए हम पढ़ ही लेते हैं इसको, इसलिए बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। पंचमाक्षर में क्या होता है कि जो हमारे वर्ण चलते हैं, तो उन वर्णों में जो लास्ट में जो पांचवा अक्षर होता है, तो पांचवा अक्षर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क ख ग घ इंग, च छ ज, यहाँ पर इंग का प्रयोग किया जाएगा इन वर्णों के साथ में। च छ ज झ इय, तो यदि ये वर्ण रहते हैं च छ ज, तो इय का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले तो हमसे वर्णमाला में ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि पांचवा अक्षर कौन सा है। जैसे यहाँ पर समझिए ध्यान से, क ख ग घ इंग, ये हुआ हमारा पांचवा अक्षर। 1 2 3 4 5, ये पांचवा अक्षर हुआ, इसे पंचमाक्षर इसलिए बोलते हैं। तालव्य वर्ग में हम देखते हैं च छ ज झ इय, ये हुआ पांचवा अक्षर हमारा। ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये वर्ग कहे जाते हैं। इनको वर्गीय अक्षर बोला जाता है। 5 आते हैं। उच्चारण के आधार पर कंठ बोला जाता है, कंठ से इसका उच्चारण होता है। इसका ताल से होता है, तालव्य बोला जाता है। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए मूर्धन्य वर्ग बोला जाता है। इन सभी का उच्चारण जब जिह्वा हमारी दांत से स्पर्श करती है तो दंत कहा जाता है, और जब इसका उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं, प फ ब भ म, तो ये जो लास्ट में ये 5 अक्षर हैं, अंग यण नम, इन्हीं को पंचमाक्षर बोला जाता है। अब इन्हीं वर्गों के साथ रहेगा, ध्यान से देखिए। अब ये किसके साथ जुड़ता है, यहाँ पर 2 अक्षर होते हैं। जैसे कंठ हम लिखते हैं, तो कंठ तो ऐसा भी कुछ लोग लिख देंगे यहाँ पर, भाई उच्चारण तो एक ही है, न का उच्चारण हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर न लग करके आधा अण लगता है। क्यों लगता है? अब देखिए, ट ठ ड ढ अण, यहाँ पर ये अण आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ठ के साथ में आधा अण का प्रयोग किया है, न कि आधे न का प्रयोग किया जाएगा। अब एक शब्द है कंगन, कंगन। अब देखिए, ये जो कंगन है, इसका यदि शुद्ध हम ऐसा भी सही है, मूलतः ये जो है तो प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यदि पंचमाक्षर का प्रयोग करते हुए हम देखें तो ऐसे किया जाएगा, क्योंकि ग जो वर्ण है तो क ख ग घ अंग, इसके साथ प्रयोग किया जा रहा है। चंचल, पंचमाक्षर के साथ कैसे लिखा जाएगा? चंचल, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये जो आधा यहाँ लगा हुआ है ना, इस च के आधार पर नहीं लगा है, इस च के आधार पर लगा है। जिसके साथ लगता है उसका पंचमाक्षर हम लेते हैं। ठंडा, अब ऐसे भी लोग लिख देते हैं ठंडा, मान्य भी है, चलिए चल जाता है, लेकिन यदि पंचमाक्षर में यदि हम इसको प्रयोग करें तो
ठंडा, ये सही है। ट ठ ड ढ अण, आधे अण का प्रयोग किया जाएगा। दंत, अब दंत, दंत ऐसा भी होता है लेकिन पंचमाक्षर के साथ, अब देखिए ये त है ना, त थ द ध न, ये जो न है ये, इसलिए यहां पर आधा न लगेगा और ये कहा जाएगा दंत, है ना। पंप, पंप लिखने के लिख देते हैं ऐसे। अब ये जो अनुस्वार है ना, अनुस्वार में इसीलिए यहां पर न उच्चारण हो रहा है, यहां पर म उच्चारण हो रहा है। पंप नहीं कहते हैं, पंप बोलते हैं, पंप। जबकि अनुस्वार यहां भी, अनुस्वार यहां भी है। यहां पर तो न हम बोल रहे हैं, यहां पर न बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो प है, प फ ब भ म, पंचमाक्षर की दृष्टि से म आएगा यहां पर बच्चों। ये हुआ हमारा पंप। ये थोड़ी सी चर्चा है जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, लेकिन जो अगला मैं वीडियो ये बनाऊंगा एक पंचमाक्षर पर, ये पूरी सीरीज रहेगी। आप ये मान करके चलिए कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कोई कोना ऐसा नहीं छूटेगा जिस पर चर्चा इस मैं यूट्यूब चैनल में न करूं। हाँ, ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए है। आपकी सफलता हमारी सफलता है, ये कोर्स आपके लिए है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पोर्शन पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जहां तक मेरा मानना है, मैं समझता हूं, तो मैं तो करूंगा ही, मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक आप नहीं बताएंगे तो कैसे मैं समझूंगा कि ये ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर जैसे मेरी समझ में जो आया तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर दिया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, अब कुछ शब्दों को मैं देख लेता हूं, नेक्स्ट पेज पर इसी के बारे में भी चर्चा होगी। जैसे कि मान लीजिए कि कुंडली है, कुंडली कैसे लिखा जाएगा? लिखिए लिखिए, आप लोग पहले कॉपी में लिखिए, फिर मिलाइए मैं जो लिख रहा हूं। जैसे ही मैं शब्दों का उच्चारण करूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखिए, फिर मिलाइए। कुंडली ऐसे लिखा जाएगा। पंख, ये भी सही है। और यदि मैं पंचमाक्षर का प्रयोग करूं तो ये भी सही है। जैसे कि गंगा, गंगा पंचमाक्षर के साथ ये गंगा, इस तरह से लिखते हैं। बहुत आनंद आएगा पंचमाक्षर यदि एक बार समझ लीजिए आप, तो बहुत आनंद आपको आएगा कि गंगा में कैसे ये आधा अंग है। अच्छा, सामान्यतः क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है शंकर, शंकर, तो अब यहां पर गंगा है, शंकर है, पंख है, तो ऐसा लगता है कि आधा क है कि आधा अंग है। यहां पर अंग आधा है और क पूरा है, देखने में जरूर लग रहा है इस तरह से। नेक्स्ट हमारा जो वर्ण है व्यंजन संबंधी शुद्धियों के अंतर्गत, वह वर्ण है य। चलिए यहां पर देख लीजिए, य को लेकर के क्या क्या गलती होती है। एक तो बहुत ही प्रचलित शब्द है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है, अंतर्ध्यान। अंतर्धान कैसे लिखते हैं? आप पहले लिख लीजिए, फिर मिलाइए। अंतर, यही आप लिखे होंगे ना। यदि आप ऐसा लिखे हैं तो ये गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे सही होगा? इसका जो सही रूप है अंतर्धान होता है, ये सही है। ये गलत है, यहां पर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है ये शब्द अंतर्धान। इसको ध्यान से आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं बहुत से पेपर में देखा हूं, कई बार ये जो है तो एसआई में पूछा गया है, पीएससी में भी ये आते हैं इस तरह से, और हमारी जितनी परीक्षाएं होती हैं तो अक्सर करके ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट शब्द है अंताक्षरी। अब अंताक्षरी तो सामान्यतः बोल देते हैं ऐसा,
आप भी ऐसा लिख लिए होंगे अंताक्षरी बोलने में, जबकि ये सही है कि गलत है, तो गलत है। अब सही इसका रूप क्या होगा? अंत्याक्षरी। इस तरह से लिखा जाता है। कवित्री, लिखिए लिखिए। कवित्री में आप गलती कर देंगे, कवित्री ऐसा यदि लिखे हैं तो ये गलत है। अब देखिए कब यहां पर होता है, लेकिन जब कवित्री लिखते हैं तो कब हो जाता है? कवित्री। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कवित्री। एक शब्द है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ऐसे लिखा जाता है। स्वस्थ में यह नहीं होता है, स्वस्थ ऐसे होता है, लेकिन स्वास्थ्य में यह लग जाता है। सामर्थ्य। सामर्थ्य, ये शब्द सही है, और यहां पर समर्थ सही होता है। समर्थ। ये कुछ ऐसे शब्द थे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। शब्द तो बहुत हैं, लेकिन मैं उन्हीं शब्दों पर फोकस कर रहा हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो शब्द बार बार परीक्षाओं में आते हैं। अगला चलिए नेक्स्ट। अगला वर्ण लेते हैं, वह वर्ण है र और अड़। इसमें भी बहुत गलती करते हैं इनको लेकर के। जैसे कि एक शब्द है, वो शब्द है, लोग गलती करते हैं, रामचंद्र बोलते हैं, है ना, रामचंद्र करके, जो कि गलत है, रामचंद्र आता है। देखिए जिससे बनता है उसके लिए तो सरल है, लेकिन जब उच्चारण क्षेत्रीय उच्चारण करते हैं, रामचंद्र को बुलाओ, तो रामचंद्र सोचते हैं कि यही सही है। मैं बताया पहले ना कि बर्तनी पूरी तरह से आधारित है उच्चारण पर, तो उच्चारण क्षेत्र विशेष में जैसा होता है उसी आधार में हमारे विद्यार्थी समझते हैं। तो बहुत लोगों को सरल भी लगेगा, लेकिन बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। बहुत पीरा है ना, बघेली अवधि में पीरा बोल देते हैं हम। पीरा, पीरा नहीं होता है, वो होता है पीड़ा। बच्चे बघेली कान कहते हाथ गोड़ बहुत पीरा अल्लाह है, पीरा नहीं होता है, पीड़ा होता है। अगला शब्द हम देखें, वह शब्द है घबराना। बहुत घबराए गए, घबराना, घबराना गलत होता है, वो घबराना होता है। यहाँ पर घबराना है ना, घबराना नहीं, घबराना। पिंजड़ा, पिंजड़ा नहीं होता है, पिंजरा होता है, पिंजरा, है ना। तो ये थोड़े से शब्द थे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनका अभ्यास आप कर लीजिए। अगला मैं देखता हूं, जो वर्ण है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर करके परीक्षा में उसको लेकर के प्रश्न आते हैं। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बेटा, श, स, स। 3 स होते हैं इसको लेकर के। ये जो स्व होता है तालव्य स होता है, ये स मूर्धन्य स होता है, ये दंत स होता है। इसका उच्चारण श, श, स। यहां पर आप समझ लीजिए, इसका जब उच्चारण करेंगे तो ताल से, जीभ हमारी ताल में स्पर्श होनी चाहिए। इसका जब उच्चारण करेंगे जीभ हमारी मूर्धा में, इसका जब उच्चारण करेंगे जीभ हमारी कहाँ होनी चाहिए? दंत में, दांतों में। अभी कहाँ होता है ताल मूर्धा दंत? इसको समझने के लिए बहुत कठिन ये हो जाता है समझना। ये थोड़ा सा साधारण आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि ये है पोर्शन, है ना, तो कंठ क ख ग घ इंग यहाँ से होता है। जो ताल होता है ये तो मान लीजिए कि हमारा ओठ हुआ, ओठ के पीछे जो दांत होते हैं, तो दांत में जो खुरदुरा भाग होता है इसको मूर्धा बोलते हैं।
तालु ये चिकना भाग होता है जो ऊपर होता है। जस्ट देखिए दांत हुआ, दांत के ऊपर ये जो खुरदुरा भाग है मूर्धा कहा जाएगा, ये तालु कहा जाता है। तो ताल चिकना भाग, इसको अच्छे से समझ लीजिए, नहीं ताल मूर्धा लोग समझते ही नहीं है। चिकना, चिकना पोर्शन। फिर आता है ये मूर्धा, मूर्धा दांत के ऊपर खुरदुरा, दांत के ऊपर खुरदुरा भाग, खुरदुरा भाग मूर्धा कहा जाता है। अब दांत समझते ही हैं। तो जब हमारी जीभ ये जो चिकने वाले भाग से यदि स्पर्श करती है ना, श श, फिर जीभ हमारी खुरदुरे भाग से स, और ये दांत से स। शलजम, षटकोण, सरौता। बहुत सरल इसका यदि हम ट्रिक के रूप में देखें कि कैसे क्या होता है, तो आप समझ लीजिए कि ऊपर शंकर जी होते हैं ना, जीभ हमारी जब ऊपर जाए सबसे ऊपर, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पूरा मुंह का जो पोर्शन है, तो जीभ जब सबसे ऊपर जाए यहां पर, है ना, शंकर, शंकर जी ऊपर रहते हैं, और जीभ जब बिल्कुल नीचे जाए, अर्थात ये दांतों के बीच में सड़क, और जब इन दोनों के बीच में रहे यहां पर जो खुरदुरा भाग है, तो सडानन, शंकर जी के लड़के हैं ये सडानन। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। जीभ जब हमारी ऊपर जाए, शंकर जी ऊपर रहते हैं, शंकर, सड़क नीचे होती है, जीभ जब हमारी ये दांत में स्पर्श करे तो सड़क, और ये जब बीच में जब जो खुरदुरा भाग है वहां पर जो स्पर्श करे तो सडानन। शंकर, सडानन, सड़क। यदि इन शब्दों का, ये जो 3 शब्द हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आप ताल, मूर्धा और दंत में गड़बड़ी नहीं करेंगे। पुनः मैं बता रहा हूं, 3 शब्द पकड़िए, शंकर, सडानन और सड़क। शंकर, शंकर जी ऊपर रहते हैं, जीभ बिल्कुल ऊपर ले जाइए ताल में, ये ताल सबसे ऊपर है। शंकर, जीभ ले जाइए खुरदुरे भाग में स्पर्श करिए, सडानन, और जीभ नीचे ले जाइए, जो ऊपर का दांत है, ऊपर के दांत के पिछले वाले पोर्शन में, नीचे के दांत नहीं, देखिए दांत ऊपर नीचे दोनों तरफ हैं, तो जीभ हमारी जब ऊपर के दांत के जस्ट पीछे स्पर्श करे तो दंत का उच्चारण होगा सड़क। ये थोड़ी सी चर्चा थी, वैसे इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में इसकी बृहद चर्चा होगी पूरा, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा हूं तो इसकी चर्चा करना जरूरी है। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों तो ये समझ में नहीं आएगा। तो आप ताल, मूर्धा, दंत तीनों स के प्रकार अच्छी तरह समझ लीजिए इसको, और जीवा हमारी कहाँ स्पर्श होनी चाहिए, शब्दों का उच्चारण तो हम कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए, तब आपको जो आगे मैं शब्दों को लिखूंगा तो आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। अब इसके अंतर्गत ये जो 3 श हैं हमारे, श, श और स, इनको लेकर के जो शब्द हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उसको हम देखते हैं। चलिए अब शब्दों को देखते हैं। पहले शब्द का उच्चारण मैं करूंगा तो आप शब्द लिखिएगा फिर मिलाइएगा। एक बार मैं पुनः याद दिला दूं, यदि अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पहले जहां नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप क्लिक कीजिए तो सब्सक्राइब से सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जैसे मैं अपलोड करूंगा नया वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप समझ जाएंगे और आप उसको पढ़ेंगे। फिर दूसरी बात, आप वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से यह होगा कि लाइक वाले लिस्ट में आपकी वीडियो चली जाएगी। फिर आप इसको शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि हमारे बहुत से विद्यार्थी जो इस खोज में हैं कि मैं ये तो समझना चाहता हूं लेकिन अभी कोरोना काल के कारण कहां जाकर के पढ़ूं, तो घर में बैठ करके, आज सभी के पास इंटरनेट वाला मोबाइल होता है, तो YouTube चैनल ईडू विशारद टाइप करें और वहां पर जाकर इसको पढ़ें। तो आप उनको पहले लिंक शेयर कीजिए। 1-2 बार शेयर करने से ये होगा कि बार बार समझ जाएंगे कि इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से
हिंदी के जो प्रश्न आते हैं उसको अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। फिर इसके बाद 3 चीज कर लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर आपका ये कर्तव्य होता है मुझे बताने के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। यदि अच्छा लग रहा है तो उसको भी बताइए, जिससे मेरा उत्साह जागृत होगा, आनंद आएगा। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको बताएं, जिससे मैं पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं और धीरे धीरे पढ़ा के समझाऊंगा। यदि आपको लग रहा है बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं तो तेज पढ़ाऊंगा। तो आपका सुझाव मुझे चाहिए, आप सुझाव दीजिए। आइए मैं चर्चा करता हूं, ये जो तीनों स हैं, स इनको लेकर के शब्दों के बारे में। हाँ, इसका जो नोट्स है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे लिंक रहेगी, उस लिंक में आप जरूर देख लीजिए। अब ये देखिए, स है, 3 स हैं, उनको शब्दों को लेकर के। एक ये शब्द है वेशभूषा, वेशभूषा ऐसे लिखा जाता है। यहां पर इस स का प्रयोग किया जाएगा, यहां पर इस स का प्रयोग किया जाएगा। अगला शब्द है, कुछ ऐसे शब्द ले रहे हैं ना जो बार बार परीक्षा में आते हैं। श्मशान, श्मशान में तालब ही सा रहेंगे ये दोनों। अगला शब्द है पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर देखिए कैसे लिखा जाएगा, पोस्ट मास्टर। फिर एक अगला शब्द है कौशल्या। कौशल्या में हमेशा गलती कर देते हैं लोग, किसका प्रयोग किया जाएगा, तालब विषय का कौशल्या होता है ना। फिर एक शब्द है उत्कर्ष, उत्कर्ष। लिखिए आप लोग विषाद कैसे लिखते हैं, विषाद। यहां पर मूर्धन्य स का प्रयोग किया जाएगा, विषाद। सुषमा, ये हुआ हमारा सुषमा। कैलाश, दंत स का प्रयोग किया जाता है, कैलाश। फिर एक शब्द है अगला जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसको लेकर के हम देखते हैं। बहुत सिंपल सा है लेकिन लोग उसको गलती कर देते हैं। वह शब्द है दुष्कर। जब हम दुष्कर लिखते हैं तो मूर्धन्य स का प्रयोग करते हैं। तो ये जो तीनों स थे उनको लेकर के ये कुछ शब्द थे जो अक्सर पूछे जाते हैं, इन पर चर्चा हुई। ये था आज जो मैं चर्चा कर रहा था, तो व्यंजन संबंधी शुद्धियों को लेकर के था। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगा, नुक्ता संबंधी जो शुद्धियां होती हैं उनको लेकर के, और व्यंजन में ही हम देखेंगे कि नुक्ता संबंधी जो ग, ज, फ ये जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, इनको लेकर के क्या गलती होती हैं, और कुछ जो स्पेशल जो शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा, आप पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जहां घंटी का निशान है वहां पर क्लिक कीजिए, तो ऑल पर इसके बाद जाइए, जिससे कि सभी वीडियोज आपको प्राप्त हो सकें। इसके बाद आप शेयर कर लीजिए और इसको अच्छे से आप देखिए। अब देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो रहेगा नुक्ता संबंधी शुद्धियों को लेकर के, और जो हमारे विशेष शब्द हैं
जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आपका एडू विशारद यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा था वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। इसके अंतर्गत मैं स्वर से संबंधित अशुद्धियां, व्यंजन से संबंधित अशुद्धियों के बारे में चर्चा कर चुका हूं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं नुक्ता संबंधी अशुद्धियां। दोस्तों, नुक्ता तो आप समझते होंगे कि किसी भी अक्षर के नीचे ऐसा लगा रहता है कि इसको हम नुक्ता बोलते हैं। वैसे ये नुक्ता क्रम से हम देखते हैं तो पहले हम देखते हैं कि आ के नीचे भी कहीं लगा रहता है अथवा अ संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे शब्द हैं और किसमें कहाँ पर लगना चाहिए, नहीं लगा हुआ है तो क्यों अशुद्ध है, और लगा हुआ है तो क्यों शुद्ध अशुद्ध है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम कुछ शब्दों को देखते हैं। एक शब्द है दोस्तों अक्स। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है अक्स, ये अभी आ गया कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। नुक्ता के कारण ये अशुद्ध है। यहां पर आ के नीचे यहां पर ये नुक्ता लगेगा। अगला हम शब्द देखते हैं अजब। यदि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है तो ये अशुद्ध है। सही जो अजब होता है तो ज के नीचे यहां पर नुक्ता लगा रहता है। इसी तरह से अगला शब्द है अजीज। यह हमारा अजीज दोस्त है, ऐसे बोलते हैं ना, तो यहां पर ये नुक्ता लगेगा। अदालत, दोनों जगह से नुक्ता लगेगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अजब लिखा हुआ है तो यहाँ भी लगेगा, अजीज में यहाँ भी लगेगा। और अदालत शब्द है अदालत, अदालत में आके नीचे यहाँ पर नुक्ता लगेगा। यदि ये नुक्ता नहीं लगा रहता है ये शब्द अशुद्ध माने जाएंगे, जिसे हम नुक्ता संबंधी अशुद्धियां मानते हैं। अब एक चिन्ह और होता है, आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि मासूम शब्द है तो सही रूप से मां लिख करके और ऐसे लगा करके यहाँ पर सूम लिखते हैं। ये जो चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, इस चिन्ह का प्रयोग अर्थात ऐन को संकेत करने के संकेत करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से ये जो लगा होता है तो तालीम में भी ऐसे लगा रहेगा, है ना। ता पे ये छोटा सा तालीम। शेर, शेर, ये रही जानकारी छोटी सी। अब हम ये देखते हैं अगला, ये तो अ से संबंधित शुद्धियों के अंतर्गत कहाँ पर नुक्ता लगाया जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं क से संबंधित अशुद्धियों के बारे में। नेक्स्ट पेज। क, ये दूसरा रहेगा क नुक्ता ये क। संबंधी अशुद्धियां, ये जो नुक्ता होता है थोड़ी सी इसकी हम चर्चा कर लें, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं।
मूल रूप से जो आगत शब्द होते हैं उसमें नुक्ता लगाया जाता है। ये जो आगत शब्द होते हैं, तो आगत शब्द अंग्रेजी से आते हैं अथवा उर्दू से आते हैं। मुख्य रूप से जो प्रचलन में है तो 5 शब्द हैं, क, ग, क, ख, एक यहाँ पर ख भी है, क, ख, ग, ज, फ। इन शब्दों में ज़्यादा पाया जाता है। नुक्ता के साथ ये इस तरह से लिखा जाता है, क, ख, ग, ज और फ। अब इनके जब लिखने में अंतर है तो निश्चित तौर पर उच्चारण में भी अंतर होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इनका उच्चारण कैसे करते हैं। सामान्यतः जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क, ख, ग, ज, फ, लेकिन इसका उच्चारण करेंगे क, ख, ग, ज, फ। अब देखिए, जैसे इसका इस तरह से उच्चारण करते हैं तो उच्चारण कैसे किया जाए इसको समझाने के लिए मैं इसको चित्र के द्वारा समझा रहा हूं। उच्चारण तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे मुंह के अंदर जो ताल, मूर्धा, दंत, जीभ के आपस में स्पर्श के कारण इन अक्षरों का उच्चारण किया जाता है। जब वर्णमाला में पढ़ाया था तो उसमें आप देखे होंगे कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, है ना, इस क्रम से जो हमारे वर्गीय अक्षर हैं तो क्रम से रखे गए भी हैं। तो उसी तरह से मैं इसको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारी जिह्वा है, ये जीभ है, ये इसका अगला पोर्शन है यहाँ पर, ये मध्य का है और ये पीछे का है, पश्च है। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये पश्च हुआ, ये मध्य हुआ और ये अग्र हुआ। तो जीभ के जस्ट ऊपर और यहाँ से जब आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर ओष्ठ आते हैं, 2 ओंठ रहते हैं और इसके ऊपर ये चिकना वाला जो भाग होता है तो तालु कहा जाता है। जो खुरदुरा वाला भाग होता है तो उसे मूर्धा बोलते हैं, दांत के पिछले वाला भाग ऊपर का। तो सामान्य तौर पर जब हम जैसे क का उच्चारण करते हैं, ये जो क है, तो क के उच्चारण में वैसे ये कंठ होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, क, ख, ग, तीनों जो हमारे अक्षर हैं। लेकिन जीभ का भी एक अहम रोल है। जैसे जीभ है ना हमारी, ये तो अगला भाग न होकर के जो ये पिछला भाग होता है, तो पिछला भाग थोड़ा सा यहाँ पर स्पर्श होता है। इसको आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि मुंह खोलिए और सीधे कंठ से आप बोलिए, जीभ का स्पर्श ऊपर कहीं भी न हो, तो आप सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं बिना जीभ का स्पर्श, जो पश्च भाग है ऊपर बिना स्पर्श किए क नहीं हो रहा है, क, तो जीभ थोड़ी सी यहाँ पर मुड़ करके निश्चित यहाँ स्पर्श करती है, तब क का उच्चारण हम करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हुआ क, लेकिन ये जो बीच का भाग है तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जब आप इसका उच्चारण करेंगे नुक्ता वाले क का, तो हमारा जो पिछला भाग है तो इस तालु से स्पर्श न होने पाए। उच्चारण करते समय ऐसा भी ना हो कि पूरा फ्लैट रहे, सीधा रहे, सीधी सीधी जीव रहे, लेकिन ये वाला भाग इसमें स्पर्श न करने पाए, ये रिक्त स्थान यहाँ पर रहे, तो इसका उच्चारण निकलेगा क, क, ख, ग, ग और ग, है ना। उसी तरह से जब ज का उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ का अगला भाग तालु से स्पर्श करता है। तो ये तालु से स्पर्श इसलिए तालु भी बोला जाता है, च, छ, ज। लेकिन आप यदि नुक्ता वाले ज का उच्चारण कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारी जीभ का जो अगला सिरा है तो इस तालु से पूरी तरह स्पर्श न करे, बीच में यहाँ पर रिक्त स्थान रहे, य, ज। ये हुआ कि हम उच्चारण कैसे करें इसके बारे में। चलिए आगे फिर हम चर्चा करते हैं इन शब्दों को लेकर के
कि जो क और क संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत जो शब्द होते हैं उनको लेकर के शब्द हम देखते हैं। जैसे शब्द है कुर्बान, कुर्बान। अब ये सही है कि गलत है, बताइए। आपके हिसाब सही हो सकता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ क के पास में नुक्ता लगेगा। कैद, कैद तो ऐसे में लिख देते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। यहाँ पर जब तक नुक्ता हम नहीं लगाएंगे, नुक्ता लगा दिए तो ये शुद्ध हो गया, सही हो गया। नुक्ता में भी जो नुक्ता शब्द है ना, उसमें भी यहाँ पर क के पास में नुक्ता लगता है। यदि इसको नहीं लगाते हैं तो गलत रहेगा। बकाया लिखते हैं, बकाया, ये नुक्ता लगेगा यहाँ पर। शौकीन, शौकीन, यहाँ नुक्ता लगेगा। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो बिना नुक्ता के हैं, जैसे कि इश्क, इसमें नुक्ता नहीं लगेगा। लेकिन लगेगा, लगेगा यहाँ पर, ये नुक्ता लगेगा, तब ये सही होगा, नहीं तो गलत रहेगा। बिना नुक्ता के गलत रहेगा। जिसमें नुक्ता नहीं लगता है उसमें से हम देख सकते हैं, जैसे कोहराम है ना, कोहराम, ये बिना नुक्ता का शब्द है। हकीम, हकीम बिना नुक्ता का शब्द है, तब सही होगा ये। यदि नुक्ता लगा देंगे तो गलत हो जाएगा क के पास में। खुराक, बिना नुक्ता का रहेगा खुराक, ये नुक्ता लगाते हैं तो गलत रहेगा, गलत हो जाएगा। अब लिखने के दृष्टि से यदि हम देखें, जैसे ख लिखते हैं तो बहुत से लोग ख ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, जबकि ये गलत है। ये तो अलग अलग र और व पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ये नीचे जुड़ा होना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं, देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ, ये बहुत से लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, या ऐसे लिखते हैं और ये लिख करके फिर जोड़ते हैं। तो अलग अलग तरीका है, लेकिन आप ऐसा प्रैक्टिस कीजिए तो एक बार में ही ख लिख पाएंगे। ये नीचे का भाग जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये मैं बात कर रहा था क से संबंधित, जो नुक्ता से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। नेक्स्ट है ख को लेकर के। ख एक सादा और एक ख नुक्ता, इनको लेकर के। जैसे ख्याल है, ख्याल। अब ये जो ख्याल शब्द है, तो यहाँ पर यदि हम नुक्ता नहीं लगाते हैं तो गलत रहेगा। अब देखिए, जो भी मैं ख को लिखने की बात बता रहा था, यदि मान लीजिए कोई ऐसा लिखता है, ये लिख करके ये लिखता है, रब्याल हो जाएगा। यहाँ पर जब इसको यहाँ पर जोड़ देंगे तभी पता चलेगा कि ये पूरा ख है। तो ध्यान दीजिएगा, ख्याल इस तरह से लिखा जाता है, ख्याल। अगला शब्द हम देखते हैं, वह शब्द है खारिज। खारिज, ये नुक्ता लगेगा ख के पास में, तब खारिज होगा। खुद, यहाँ पर नुक्ता लगेगा। बहुत से शब्द हैं, लेकिन कुछ हम ये महत्वपूर्ण शब्द ही देख रहे हैं जो अक्सर परीक्षा में आते हैं। बिना नुक्ता के भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं खजूर, खजूर, इसमें नुक्ता नहीं लगेगा। अब अगला हम देखते हैं, ये तो ख से संबंधित हो गई बात। ग
संबंधी अशुद्धियां जो होती हैं, ग और घ दोनों को, अर्थात ये हमारा सामान्य ग हुआ वर्णमाला का, और एक ग नुक्ता के साथ, इनको लेकर के जो शब्द हैं उसके बारे में। कागज, अभी तक आप लोग लिखते रहे होंगे का ग ज, जो कि अशुद्ध है, जब तक यहाँ पर ग और ज दोनों में नुक्ता नहीं लगाएंगे। ये सामान्य से शब्द हैं। गजल लिखते हैं, ये तो बहुत प्रचलित है, ग में भी नुक्ता लगता है और ज में भी लगता है। गलत है, गलत ऐसे लिखते हैं ना, अशुद्ध है, यहाँ पे नुक्ता लगेगा, बिना नुक्ता के अशुद्ध माना जाएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें नुक्ता नहीं लगता है, जैसे कि शब्द है गर्दिश। गर्दिश, यहाँ पर नुक्ता नहीं लगेगा, ये नहीं जुड़ा होना चाहिए। गर्दिश, इसको हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, फिर से लिखते हैं यहाँ पर। गर्दिश। गुजारिश, गुजारिश शब्द है, इसमें नुक्ता नहीं लगेगा, बिना नुक्ता के ही यह शब्द है, गुजारिश। जागीर, तो ये जो शब्द हैं दोस्तों, इन शब्दों की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली जाए, इनका अभ्यास कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला वर्ण नुक्ता से संबंधित है ज, और ये ज नुक्ता को लेकर के इससे संबंधित। नुक्ता के साथ कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे है जमीन, नुक्ता लगा रहेगा। जुल्म, बहुत प्रचलित शब्द हैं, जुल्म, नुक्ता लगा रहेगा। बिना नुक्ता के जंग रहता है। जहन्नम में भी नुक्ता नहीं लगता है, जहन्नम। जन्नत, जन्नत, नुक्ता नहीं रहेगा। और शब्दों को देखना होगा, बहुत से शब्द हैं लेकिन हम मुख्य मुख्य शब्द देख रहे हैं। इंतजार, इंतजार, यहाँ पर नुक्ता रहेगा। इंतजार, इंतजार में नुक्ता रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब फ से संबंधित देखते हैं, सामान्य फ और नुक्ता के साथ। शब्द देखिए, फकीर, फकीर नुक्ता के साथ रहेगा। फना, नुक्ता के साथ रहेगा। फारसी शब्द है, फारसी, नुक्ता लगा रहता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें नुक्ता नहीं लगता है, जैसे कि मान लीजिए कि फव्वारा, फव्वारा बिना नुक्ता का। और शब्द है बिना नुक्ता के अफवाह, हा इसमें आता है लेकिन नुक्ता नहीं लगे रहेगा। सफल यदि हम लिखते हैं, नुक्ता नहीं रहेगा, लेकिन यदि हम लिखते हैं दफ्तर, तो यहाँ पर नुक्ता रहेगा फा के पास में। इसी तरह से तारीफ, तारीफ, नुक्ता रहेगा। ये कुछ बातें हुई और इनका विशेष ध्यान देना है। यदि मान लीजिए कि आप ध्यान नहीं देते हैं तो कई अशुद्धियां हो सकती हैं। जैसे कि हम दो शब्द लेते हैं, एक है फन और एक फन में यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है। अब ये जो फन है, तो ये फन हुआ सर्प का जो फन होता है, उसको हम बोल सकते हैं फन।
बिना नुक्ता का। लेकिन यदि फन में नेहा पर नुक्ता लगा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ उसके पास फन है, कला है, बहुत बड़ा फन, बहुत बड़ी फनकार हैं, मतलब कलाकार हैं, ये अर्थ हो जाएगा। तो नुक्ता का बहुत ही महत्व है। यदि मान लीजिए कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो इसका हमें ध्यान देना है और अभ्यास से ये बनने लगेंगे। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जो हमारी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो इनका पहले मैं उच्चारण करूंगा, आप उनको लिखिए और फिर मैं लिखूंगा तो आप देखिएगा कि आप सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। रेलवे की परीक्षा 1997 में एक शब्द पूछा गया था, जाह्नवी। कैसे लिखा जाएगा? लिखिए, जाह्नवी। ये लिखा जाता है। अब इसमें हा आधा होता है। यदि हम अलग अलग करके लिखें तो हा आधा है, नवी, इस तरह से जाह्नवी। एक शब्द है अधः पतन, अधः पतन, इस तरह से लिखा जाएगा। बर्तन कैसे लिखा जाता है? बर्तन लिखिए पहले, फिर मिलाइए जब मैं लिखूंगा तो। ये बर्तन, ये पूछा गया था रेलवे की परीक्षा 2000 में। स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2001 में शब्द आया था मृत्युंजय। मृत्युंजय कैसे लिखा जाएगा? लिखिए, मृत्युंजय। यदि हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से रहेगा। यदि पश्चिमाक्षर का प्रयोग करते हुए लिखते हैं तो फिर आधा या जय में लगेगा और मृत्युंजय इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक शब्द आया था बीपीएससी की परीक्षा में, द्वंद्व कैसे लिखा जाता है? बहुत सामान्य सा शब्द है, समास में आप पढ़ते होंगे, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। तो द्वंद्व कैसे लिखा जाता है? बहुत से बच्चे गलती करते हैं। लिख लीजिए पहले। सही है? नहीं नहीं, गलत है। यहाँ पर ये और दोनों जो द हैं, दोनों में आधा वावा लगा होता है, तब द्वंद्व होता है। ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। इसी तरह से एक शब्द है श्रृंगार। श्रृंगार रस, जब हम रस पढ़ाएंगे तो पहला ही रस रहेगा श्रृंगार रस। श्रृंगार कैसे लिखते हैं? श्रृंगार में अधिकतर गलतियां करते हैं लोग। आप लिख के देखिए, फिर मैं जब लिखूंगा तो आप मिलाइएगा देख करके। लिख लिए हैं? अब देखिए, ये सही है। आप गलती ये किए होंगे कि यहाँ पर आप ये लाइन खींच दिए होंगे श्रृंगार में, जबकि नहीं होता है। इस तरह से श्रृंगार सही होता है। एक शब्द है सन्यासी। सन्यासी देखिए कैसे, सन्यासी। यहाँ पर आधा न रहेगा, लेकिन ये अनुस्वार भी यहाँ रहता है सन्यासी में। सन्यासी इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से अपराह्न लिखिए। अपराह्न कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ऐसे, अपराह्न। ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं ऐसे लिख दिया हूं ना, तो इसको और शुद्ध लिखना हो तो इस तरह से लिखिए, अपरा और हा पूरा लिख लीजिए, और ये न जो है ऐसे सीधे जाकर के इस तरह से। यदि हम ऐसा तिरछा करते हैं तो ये हो जाएगी कि रकार है। ये र के जो प्रकार में बताए हूँ इस तरह से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कर लिखते हैं, थ इस तरह से भी, लेकिन न जैसे मान लीजिए कैसे पूरा लिखते हैं ना, तो यहाँ पर न हम लिख रहे हैं पूरी तरह से, तो अपराह्न लिखिए, बहुत क्लियर रहे। अपरा हा लिख लीजिए, और यहाँ पर ये न इस तरह से होना चाहिए। यदि इसको हम अलग अलग लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा अपरा आधा ह और फिर न। देखने में जरूर लग रहा है कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है तो आधा न है और ह पूरा है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि हम इस तरह से लिखते हैं अलग अलग करके तो आधा ह होगा, फिर न आता है अपराह्न में। वजीफा
वजीफा शब्द देखिए, अब ये नुक्ता संबंधी है। वजीफा कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। वजीफा नुक्ता के साथ, ज में हमेशा नुक्ता लगा रहता है। मंत्रिमंडल शब्द है, मंत्रिमंडल, तो मंत्री तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब मंत्रिमंडल लिखते हैं तो फिर छोटी की मात्रा हो जाती है, मंत्रिमंडल। ये भी जो पूछा गया था मंत्रिमंडल, तो एसएससी 1999 में आया था ये। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ये हमेशा जो है, तो मैं ऐसे शब्द बता रहा हूँ कि जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इन्हीं में से संश्लिष्ट कैसे लिखा जाता है, संश्लिष्ट, यहाँ पर देख लेते हैं। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, यहाँ पर तालव्य से आएगा, यहाँ पर मूर्धन्य से आता है। यदि लगे तो आपको लगेगा कि नुक्ता लगा हुआ है, जबकि ऐसा रहेगा, संश्लिष्ट। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे शब्द थे। एक और शब्द है, पूछा भी गया था, ये एसएससी 2000 में पूछा गया था, माहात्म्य कैसे लिखा जाता है। तो माहात्म्य, आधा त रहेगा, आधा म रहेगा और य रहेगा। तो इन शब्दों की चर्चा थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। जितने शब्द ये लिखे हुए हैं, इनका आप अच्छी तरह से अभ्यास कर लें, और 95% संभावना ये रहती है कि इन्हीं शब्दों में से ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी जितना मैं चर्चा किया हूँ सभी आप देख लीजिए। यदि मान लीजिए कि आपको और किसी शब्द में डाउट है, ये शंका है कि कैसे लिखा जाएगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, जिससे कि दूसरे जो विद्यार्थी हैं वो भी लाभान्वित हो सकें। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का जो चिन्ह है, बेल आइकॉन, उसको प्रेस कीजिए और ऑल पर कीजिए, जिससे जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप जान जाएं कि नया वीडियो ये हिंदी ग्रामर के बारे में आ गया है। तो इस चैनल में मैं अभी हिंदी का संपूर्ण ग्रामर, पूरी सीरीज, जितने इसके पार्ट्स हैं सभी में पढ़ाऊंगा क्रमशः। तो आज मैं चर्चा कर रहा था वर्तनी से संबंधित, जो मुख्य रूप से केंद्रित था कि जो हमारे नुक्ता वाले शब्द हैं वो किस तरह से शुद्ध और अशुद्ध हम समझेंगे, उनका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और मैं संधि पर चर्चा करूंगा आपसे कल। आप इसे जरूर देखिए, प्रतिदिन देखिए। लगभग 8 बजे रोज अपलोड होता है एक नए टॉपिक पर नया वीडियो। तो प्रतिदिन सुबह 8 बजे आप नए नए टॉपिक पढ़ सकते हैं हिंदी व्याकरण की जो है। तो कल मैं चर्चा करूंगा संधि पर। संधि पर बहुत विस्तृत चर्चा होगी। संधि में भी जरूर कोई न कोई प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए।